नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कपिल। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे से रिलेटेड हम डेवलपमेंट की वीडियोज आपको दिखाते हैं, वहां पे आने वाला चहुमुखी विकास आपको दिखाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। उसी सीरीज में अभी यमुना एक्सप्रेसवे पे जो रेजिडेंशियल स्कीम आने वाली थी, काफी दिन से कॉल आ रहे थे। पहले भी एक वीडियो बनाई, लेकिन आपका इंतजार खत्म हो गया है। स्कीम आ चुकी है और स्कीम के अंदर जैसा हम सोच रहे थे उससे थोड़ा सा और आपके लिए बेनिफिट साबित हुआ है। पहले हम सोच रहे थे 326 प्लॉट आने वाले हैं, इन्होंने 151 प्लॉट और ऐड ऑन कर दिए हैं। आप उसको लुभाव समझ सकते हैं। ढूंढ ढूंढ के सारे ब्लॉक, सेक्टर, पॉकेट्स, जहां भी ब्लैंक प्रोफाइल है, सरेंडर प्रोफाइल है, वो इन्होंने लेफ्ट आउट प्लॉट के अंदर 151 प्लॉट और जोड़ दिए इसमें। तो टोटल आपके 326 सेक्टर 16 के अंदर और 151 प्लॉट आपके 17, 18, 20, 22D सभी जगह से जो भी ब्लैंक प्रोफाइल है वो इसी स्कीम के अंदर लेफ्ट आउट प्लॉट इन्होंने जोड़ दिए हैं। तो साथियों, अभी थोड़ा सा पहले स्कीम पे नजर मारते हैं, फिर उसके बाद आपको लोकेशन बताऊंगा कहां कहां कौन कौन से सेक्टर हैं, क्योंकि जो लोग यहां से ताल्लुक रखते हैं वो जानते हैं भली भांति कहां कौन सा सेक्टर है। लेकिन कुछ लोग स्कीम में नए आते हैं, उनको अभी यहां का मास्टर प्लान के बारे में नॉलेज नहीं है। तो हम पहले एक बार स्कीम के बारे में बताते हैं आपको, कहां कहां स्कीम आई है, फिर एक बार मास्टर प्लान पे चलेंगे, फिर पूरी स्कीम को ब्रीफली समझेंगे। वीडियो लंबी होगी, आपको डीपली वीडियो को समझना है। आप एक बार कोई भी किसी भी प्राधिकरण की स्कीम को एक बार अच्छे से डीपली आपने समझ लिया तो आप फ्यूचर की आने वाली स्कीम में 80% डाउट्स तो आपके ऑलरेडी क्लियर रहते हैं। 20% में कोई चीज चेंज होती है तो वो पर्टिकुलर स्कीम के ऊपर चेंज हो जाती है। तो आपको एक बार डीपली समझना है किस तरह से आपको फॉर्म फिल आउट करना है और क्या क्या कंडीशंस हैं। एक बार चलते हैं, देखते हैं पहले कहां क्या कौन से सेक्टर में कितने प्लॉट्स आए हैं, क्या क्या साइजेज हैं, सभी पे एक बार नजर मारते हैं। कब से लेके कब तक स्कीम में हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, फिर ड्रॉ की डेट क्या रखी गई है, सभी पे बात करेंगे साथियों। आइए, यहां आप देख रहे हैं रेजिडेंशियल प्लॉट इन ईडा। ईडा प्रेजेंट्स 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर, 162 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर। 60 मीटर से लेके और 2000 मीटर तक रेजिडेंशियल के प्लॉट हैं, जिसके अंदर हम बात करें सेक्टर की तो रेजिडेंशियल प्लॉट इन सेक्टर 16, 17, 18, 20 और 22D। अभी तक यही सेक्टर है रेजिडेंशियल के, इनसे अलावा कोई और रेजिडेंशियल के सेक्टर भी नहीं है प्राधिकरण के। 18, 20 पहले निकाले, फिर 22D बनाया, फिर 17 बनाया, अब 16 बना दिया। यही आपको 5 सेक्टर देखने को मिलेंगे आज की स्थिति में यमुना पे। इन्हीं के अंदर स्कीम आई है और साइज मैंने अभी बता दिए। अब हम ये भी बात करेंगे आगे कि ये पहले हम बात कर लेते हैं ये सेक्टर कहां पे हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कहां कहां कितने प्लॉट्स आए हैं। अभी चलते हैं पहले मास्टर प्लान के ऊपर। जो हमारे चैनल पर नए लोग जुड़े हैं, जिन लोगों ने पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं या यमुना एक्सप्रेसवे को पहली बार टच कर रहे हैं, उनको मास्टर प्लान समझना बहुत जरूरी है। तो पहले मास्टर प्लान पे चलते हैं, रेजिडेंशियल का एरिया देखते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं कि कहां कितने प्लॉट्स आए हैं, क्या कॉस्टिंग है प्लॉट की, कैसे कैसे हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथियों, ये मास्टर प्लान आप देख रहे हैं, ये यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का 2021-31 फेस 1 का मास्टर प्लान है। और ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट, ये ईस्टर्न पेरिफेर और यमुना एक्सप्रेसवे का एक एंट्रेंस पॉइंट है। यहां पे लूप बनने वाला है, अगले महीने इसका काम भी शुरू हो जाएगा। जब आप ग्रेटर नोएडा से चल रहे हैं तो ईस्टर्न पेरिफेर आता है, तो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की सीमा शुरू हो जाती है, वहां तक ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है।
उसके बाद आप यूनिवर्सिटी क्रॉस करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, फिर गलगोटिया यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशनल के और बाकी प्लॉट्स, फिर धनकोट टाउन, और धनकोट टाउन के बाद सीधा रेजिडेंशियल शुरू हो जाता है, सेक्टर प्लॉट शुरू हो जाते हैं। तो जब हम अगर सीधा हम रेजिडेंशियल में जा रहे हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे से जाते हुए हमें पूरा 18 किलोमीटर चलना है और हमें एग्जिट 2C से उतरना है। यहां से जब आप एक्सप्रेसवे से चलेंगे तो 3 एग्जिट होंगे, तीसरा एग्जिट से आपको एग्जिट लेना है, एग्जिट 2C। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो प्लॉट आए हैं ये कहां आए हैं। अगर हम ज्यादा डीपली जाएंगे वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। रेजिडेंशियल के सेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं साथियों। जो 326 प्लॉट आए हैं वो सेक्टर 16 के अंदर आए हैं। ये सेक्टर 16 है जो फ्रेश है, एकदम स्कीम फ्रेश है, फर्स्ट टाइम आई है सेक्टर 16 के अंदर। इससे पहले जो स्कीम आई थी वो भी 16 के अंदर आई थी, लेकिन लेफ्ट आउट प्लॉट उसमें नहीं है, वो ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं। अब नए खसरा क्लियर हुआ है, उस खसरे के अंदर 326 प्लॉट प्राधिकरण लेके आया है। तो ये बात हो गई हमारी सेक्टर 16 के 326 प्लॉट की। अब बात करते हैं हम साथियों रेजिडेंशियल के जो 151 प्लॉट इन्होंने निकाले हैं वो कहां निकाले हैं, अब उस पर बात करते हैं। ये आपका जस्ट अपोजिट में सेक्टर 17 देख रहे हैं, कुछ प्लॉट्स यहां पे हैं। 18-20 आप देख रहे हैं, 19-20, 19 के अंदर ये जो 19 वाला आप एरिया देख रहे हैं, 19 वाले एरिया में हाई राइज है, तो इसमें 18-20 इन दो सेक्टरों के अंदर कुछ प्लॉट्स आए हैं। और उसके बाद ये सेक्टर 22D के अंदर कुछ प्लॉट्स आए हैं। तो लेआउट आप समझे, ये 30% रेजिडेंशियल है पूरे लेआउट का, उसके सारा एक साथ लगाया हुआ है। उसके अंदर 17, 16, 18, 20 और 22D ये 5 सेक्टर हैं अथॉरिटी के। 19 सेक्टर हाई राइज अपार्टमेंट के लिए है, जिसके अंदर गौड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप 250 एकड़ अभी डेवलप हो चुकी है, और हाई राइज बिल्डर या जेपी वहां अपनी टाउनशिप बना सकते हैं। साथियों इस लोकेशन में प्लॉट आए हैं। जब आप यमुना एक्सप्रेसवे से आ रहे हैं तो यहां आपने एग्जिट 2C ले लिया। जब एग्जिट 2C से लेके आप सर्विस रोड पे आते हैं तो सेक्टर 18-20 मिलते हैं आपको। उसके बाद यहां से 130 मीटर रोड है, यहां से आप जाते हैं 6 किलोमीटर तो आपको ये सेक्टर 17 और सेक्टर 16 मिलते हैं। इसी हाईवे से एग्जिट 2C लेने के बाद यहां आप अंडरपास से नीचे जाते हैं, फिर सीधा आपको 22D जाते हैं। तो आपको मैंने रेजिडेंशियल के जो मास्टर प्लान के अंदर सेक्टर हैं, सेक्टर की क्या लोकेशन है वो आपको बता दी। एक बार शॉर्ट में आपको बता दें कहां एयरपोर्ट है, कहां फिल्म सिटी है, कहां इंडस्ट्री है, ताकि पूरा कवर हो जाए। जब आप इसी एक्सप्रेसवे पे आगे की तरफ चलेंगे तो ये सेक्टर 21 है जो फिल्म सिटी के लिए अलॉट हो चुका है। उसके बाद 28, 29, 32, 33 ये 4 सेक्टर इंडस्ट्रियल के लिए अलॉट हो चुके हैं। 30, 31, 8, 7 ये एयरपोर्ट को दे दिए गए हैं। ये फ्यूचर के इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये कमर्शियल सेक्टर है आपके। उसके बाद ये जो सीमा आप देख रहे हैं ये एयरपोर्ट की है। तो जो मेन डेवलपमेंट है हाईवे के लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में कम डेवलपमेंट है। उसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि राइट साइड में जब हम 5 से 6 किलोमीटर आगे की तरफ जाते हैं तो यमुना नदी जा रही है, और रेतीली मिट्टी होने के कारण वहां डेवलपमेंट उस तरफ नहीं बढ़ा है। वहां यमुना रिवर फ्रंट बनेगा, जो भी टूरिस्ट होंगे उनके घूमने के हिसाब से पर्यटक स्थल बनेगा। तो ये हुआ हमारा मास्टर प्लान। अब अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो स्कीम आई है। मास्टर प्लान आपने समझा, स्कीम के अंदर जो प्लॉट आए हैं, देखिए 16 के अंदर जो लेआउट है उसको तो हम आपको समझा सकते हैं। कल आपको लेआउट और कैसे फॉर्म फिल करते हैं दोनों चीज बताएंगे। लेकिन जो 17, 18, 20, 22D उसके बारे में कहां कौन सा प्लॉट लेफ्ट आउट है, ये एक इंटरनली है। ये हम तक आ सकता है ना हम आप तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि पूरे लेआउट को तो हम आपको बता देंगे, लेकिन उसके अंदर कौन सा प्लॉट लेफ्ट आउट है ये हम आपको नहीं बता पाएंगे। लेकिन सेक्टर 16 का नया लेआउट है, उसको हम आप तक डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं स्कीम के ऊपर।
साथियों, आपको इस स्कीम के विज्ञप्ति के अंदर 3 पिक्चर नजर आ रही हैं और तीनों पिक्चर धुरी हैं इस यमुना एक्सप्रेसवे की, जो इसको आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग कर रही हैं। बड़ा सदुपयोग हो रहा है इन इमेजेस का, और ये फ्यूचर भी है यहाँ के, इस पूरे एरिया का ये फ्यूचर भी है। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर, ये फिल्म सिटी की देख रहे हैं आप देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट की आप देख रहे हैं, ये आप मेट्रो की देख रहे हैं। ये तीनों ही चीज इस यमुना एक्सप्रेसवे पे आ रही हैं। इन्हें देख के लोग बाग यहां काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बिल्कुल करना भी बनता है क्योंकि यहां फ्यूचर है। अब इस स्कीम के बारे में बात करें तो स्कीम जो ओपन हुई है साथियों, वो 7/9/2022 से हुई है। आज है 6/9/2022। स्कीम कल सुबह से ओपन हुई है 7/9/2022 से। स्कीम क्लोज होती है 7/10/2022 को। स्कीम क्लोज होती है 7/10/2022 को। तो आपको पूरा 1 महीना मिला फॉर्म फिल करने का। सबसे पहला पॉइंट, 7/9/2022 से 7/10/2022 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आपने जो फॉर्म फिल किया, उसके बाद उसका जो नतीजा आना है, उसके लिए ड्रॉ डेट है 18/11/2022। मतलब अप्रोक्स इन्होंने 40 दिन लिए। 7/10/2022 के बाद 18/11 को ड्रॉ कर रहे हैं। पूरे 40 दिन लिए एनालाइज करने के लिए, फॉर्म की रीचेक करने के लिए कि किसी ने डबल फॉर्म तो नहीं फिल किया है, किसी की कोई मिस्टेक तो नहीं है। वो सारी रीचेक करने के लिए 18/11/2022 को आपका ड्रॉ हो जाएगा। ड्रॉ में जिसका भी प्लॉट निकलेगा उसको अलॉटमेंट लेटर इशू हो जाएगा, डिमांड इशू हो जाएगी। जिसका प्लॉट नहीं निकलेगा उसकी रकम उसको वापस मिल जाएगी ड्रॉ के 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर। अब हम बात करें, ये रेरा नंबर है इस स्कीम का जिसका वेट हो रहा था। आप इस रेरा नंबर को वेरीफाई रेरा पे जाके भी डाल सकते हैं और आप वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से रजिस्टर्ड हुआ है। तो आप वेरीफाई रेरा रजिस्ट्रेशन पे जा सकते हैं और ये रेरा नंबर डाल के आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि ये रेरा नंबर यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पे ही रजिस्टर्ड हुआ है क्या। तो स्कीम भी आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से समझ में आ जाएगी कि एक्चुअलिटी है रेरा के लिए गई हुई थी। ये स्कीम कोड हो गया साथियों RPS 06/2022। हर स्कीम का कोड अलग होता है। पूरी प्राधिकरण के अंदर जितनी भी शुरू से लेके अब तक स्कीम निकली है सभी का कोड अलग अलग है। उसी के अंदर RPS 06/2022 इस स्कीम का कोड है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट इन सेक्टर 16, 17, 18, 20 एंड 22D ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे एरिया। इन डेट्स के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। 7/9/2022 को स्कीम ओपन होगी कल मॉर्निंग में। स्कीम क्लोज होनी है 7/10/2022 को। अलॉटमेंट ऑन ड्रॉ बेसिस, डेट ऑफ ड्रॉ। बहुत लोगों के क्वेश्चन चल रहे थे कि ऑक्शन होगा, रेजिडेंशियल में बोली लगेगी, कैसे बोली लगेगी। मैं आपको बता चुका हूं रेजिडेंशियल आपका ड्रॉ के माध्यम से होगा। ये कोई व्यापार नहीं है ताकि आप इसमें ऑक्शन कर लें। ये अभी फिलहाल यमुना एक्सप्रेसवे पे शहर को बसाना है तो ड्रॉ करना होगा। इसलिए यमुना एक्सप्रेसवे ड्रॉ के माध्यम से रेजिडेंशियल अलॉट करेगी। डिटेल्स ऑफ द स्कीम एंड लोकेशन, जो डिटेल्स है उसकी सेक्टर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब हम बात कर लेते हैं 1A डिटेल्स ऑफ न्यू वैकेंट प्लॉट सेक्टर 16, जिसके अंदर 120 प्लॉट हैं। ब्लॉक डी के अंदर
टोटल प्लॉट 246। जो नई स्कीम आई है, नई स्कीम के अंदर 120 मीटर के साइज ब्लॉक डी के अंदर है और जिसके अंदर 246 प्लॉट है। उसके बाद 162 मीटर ई ब्लॉक के अंदर 18 प्लॉट। उसके बाद 200 मीटर एफ ब्लॉक के अंदर 62 प्लॉट। टोटल नंबर ऑफ प्लॉट 326। सेक्टर 16 के अंदर 326 प्लॉट आए हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्लॉट 120 मीटर के 246 प्लॉट ब्लॉक डी के अंदर। उसके बाद जो सबसे ज्यादा प्लॉट हैं वो 200 मीटर के हैं, 62 प्लॉट ब्लॉक एफ के अंदर। फिर 162 मीटर के 18 प्लॉट ब्लॉक ई के अंदर। नंबर ऑफ प्लॉट 326। अब बात करते हैं साथियों लेफ्ट आउट प्लॉट के। 17, 18, 20 और 22 डी। यहां ये कुछ प्लॉट आए हैं जिसमें 60 मीटर के 16 प्लॉट हैं। सबसे छोटा साइज 60 मीटर, वो 17 में भी हो सकता है, 18 में भी हो सकता है, 20 में भी हो सकता है, 22 डी में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। वैसे जो होगा मैक्सिमम प्लॉट 18 में होंगे मैक्सिमम, और वो 17 में भी हो सकते हैं। लेकिन आप 18 मान के चलें कि ये छोटे प्लॉट जो 60 मीटर के 90 मीटर के हैं, ये आपको 18 में देखने को मिलेंगे। जो 7E साइड की पॉकेट है वहां आपको 60-90 देखने को मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कोई खसरा बचरा हो तो वहां पे एड ऑन कर दिए हो प्लॉट। ये भी हम आपको डीपली नॉलेज देंगे। अब बात करें 120 मीटर की, तो 120 मीटर का साइज आपको 22 डी के अंदर भी देखने को मिल सकता है, 17 के अंदर भी देखने को मिलता है और 18 के, लेकिन 20 में नहीं होगा। 20 के अंदर आपको 120 देखने को नहीं मिलेगा। 162 आपको 22 डी के अंदर देखने को मिलेगा और 17 के अंदर, ये आपको 18 में देखने को नहीं मिलेगा। अभी 200 मीटर आपको 17 के अंदर देखने को मिलेगा और आपको 18 के अंदर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम 17 के अंदर आप मान के चलें। 5 प्लॉट हैं, ये आपको 17 के अंदर ही देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं 300 मीटर के। 300 मीटर का साइज आपको 18 और 20 के अंदर देखने को मिलेगा और प्लॉट 56 हैं। 56 प्लॉट 300 मीटर के हैं। मार्केट वैल्यू की बात करें 1 करोड़ 5 लाख 10 लाख से शुरू होकर 1 करोड़ 40 लाख का प्लॉट है आज की डेट में। और अथॉरिटी आपको 18,510 रुपए मीटर आपको प्लॉट दे रही है। साथियों आप भर सकते हैं अगर आपका रेजिडेंशियल का यहां कोई अलॉटमेंट नहीं है। वो फ्लैट भी हो सकता है, वो प्लॉट भी हो सकता है अलॉटमेंट में। अगर आपका कोई अलॉटमेंट नहीं है रेजिडेंशियल का तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। रीसेल में आपने 50 प्लॉट खरीद रखे हैं तो भी आप भर सकते हैं। लेकिन अगर आप अलॉटेड है यमुना अथॉरिटी के रेजिडेंशियल के, वो फ्लैट हो चाहे प्लॉट हो, आप नहीं भर सकते हैं जिनके नाम पे है। बात करें 500 मीटर, ये 5 प्लॉट आपको सेक्टर 20 में देखने को मिलेंगे। ये आपको 18 और 20 दोनों में देखने को मिलेंगे, ये केवल 20 में देखने को मिलेंगे। 1000 मीटर आपको 20 में देखने को मिलेंगे। 2000 मीटर सेक्टर 20 में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो बड़े साइज हैं उन्हीं के अंदर जो प्लॉट लेफ्ट आउट हुए हैं वो प्लॉट निकले हैं। ये बड़े साइज की हम बात कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लॉट 151 प्लॉट है। साथियों आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। ड्रॉ बेस्ड स्कीम है। आगे चलते हैं, आगे बताते हैं आपको।
इसमें ये जो आप पीछे सारणी देख रहे हैं, इसमें पूरा ब्यौरा है। मैं आपको इसको भी डीपली जाके समझाता हूं। यहां आपको सीरियल नंबर देखने को मिलता है, 1 2 3 न्यूमेरिक है। उसके बाद यहां आपको साइज देखने को मिलते हैं 60, 90, 120, 162, सभी साइज इसके अंदर है। उसके बाद आपको टोटल प्लॉट देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद आपको फार्मर कैटेगरी है, जिन लोगों के फार्मर्स की यहां जमीन गई है और उनके पास कोई भी लिटिगेशन नहीं है, कोई भी ऐसा स्टे का कोई वो रोल नहीं है, उनको बखूबी फार्मर कंपेंसेशन मिल गया है, अब उनकी कोई रिट कहीं पे दाखिल नहीं है, उसका एफिडेविट दिया जाता है। अगर वो उस टर्म कंडीशन के अंदर आते हैं तो उनको 60 मीटर के 3 प्लॉट हैं जो उनके लिए रिजर्व रखे गए हैं। उसके बाद एक प्लॉट रिजर्व रखा गया है फंक्शनल इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशनल कमर्शियल यूनिट कैटेगरी 5% रखी गई है सभी प्लॉट्स की, जिसमें एक प्लॉट रखा गया 60 मीटर का। उसके बाद हम बात करें जनरल कैटेगरी 77.5%, यहां 12 प्लॉट आपको देखने को मिलेंगे जनरल कैटेगरी में। उसके बाद सभी साइज का इस तरह से ही सारणी है, यहां 19 प्लॉट आपको देखने को मिलेंगे टोटल, फार्मर के लिए 3, यहां पे 1 और यहां पर 15 जनरल में। फिर 120 मीटर में बात कर लें, 262 प्लॉट आपको देखने को मिलते हैं टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स, जिसमें 46 प्लॉट दिए हैं फार्मर कैटेगरी के लिए, 13 प्लॉट दिए इन्होंने फंक्शनल इंडस्ट्री वगैरह कमर्शियल की जो अलॉटमेंट है उनके लिए, और 203 प्लॉट इन्होंने रिजर्व किए जनरल कैटेगरी के लिए। फिर 162 मीटर 40 प्लॉट आपको देखने को मिलेंगे, 7 प्लॉट फार्मर कैटेगरी, 2 प्लॉट आपको देखने को मिलेंगे फंक्शनल इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशनल में, और 31 प्लॉट रिजर्व किए इन्होंने जनरल कैटेगरी के अंदर। फिर 200 मीटर, फिर 300, फिर 500, फिर 1000 और उसके बाद 2000। अब नंबर ऑफ प्लॉट्स की बात करें, 67, 56, 5, 8, 4। अब जो फार्मर के लिए वो 12 प्लॉट रखे हैं 200 मीटर में, 10 रखे हैं 300 में, 1 रखा है 500 में, 1 रखा है 1000 में, 1 रखा है 2000 में। इसमें आपका 3 रखे हैं इन्होंने 200 में, 3 रखे हैं 300 में, यहां 0 है। बड़े साइज में एक भी प्लॉट नहीं रखा गया है फार्मर के लिए 500, 1000, 2000 में। और जनरल कैटेगरी में 52 रखे हैं 200 में, 300 में 43, 4 प्लॉट 500 मीटर, 7 प्लॉट 1000 मीटर, 3 प्लॉट 2000 मीटर। अब बात कर लेते हैं इसमें जो 10% अमाउंट जाएगा उसके बारे में। यहां आप बात करें, अगर हम एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो हमारा 10% जाएगा, मतलब 5% जाता है 55,530 रुपए, 55,530 रुपए। और अगर अदर्स में आते हैं तो 1,11,060 रुपए, मतलब ये 5% जाता है, यहां 10% जाता है। उसके बाद अगर हम अप्लाई कर रहे हैं 90 मीटर के लिए तो आपका 83,295 रुपए, मतलब 5% बैठता है आपका 83,295, और 10% आपका 1,66,590 रुपए। ये आपको डीडी बनवाना है, आरटीजीएस करना है ऑनलाइन। अब 120 मीटर की हम बात कर लें, 5% आपका 1,11,060 रुपए, 10% 2,22,120। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5% देना है, और अगर आप जनरल ओबीसी या किसी अदर कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको 10% देना है। अब हम बात कर लेते हैं 162 मीटर में, तो 1,49,931, 2,99,862। उसके बाद हम बात करें 200 मीटर की, 1,85,100,
3,70,200। ये किस रेट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी आपको एक बार लिख के बता देता हूं। 18,510 रुपए पर स्क्वायर मीटर पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो रेट मैंने आपको अभी बताया था एक हफ्ते पहले स्कीम के अंदर, उस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 18,510 रुपए पर स्क्वायर मीटर है ये। अब हम बात करते हैं 300 मीटर की। 2,77,650 रुपए, 5% जाता है ये। 5,55,300 रुपए, ये 10% है। फिर हम बात करें 500 मीटर की, 4,62,750 रुपए, यहां 9,25,500 रुपए। फिर यहां पे 9,25,500 रुपए 1,000 मीटर में, और 18,51,000 10%। यहां पे एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 18,51,000 5% बैठता है। यहां 37,02,000 रुपए, ये 10% अमाउंट है। साथियों एक बार शॉर्ट में बता दूं, अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5% का डीडी लगता है पूरे प्रीमियम का। जितने का प्लॉट है उसका 5% आपको जब देना होता है जब आप अप्लाई कर रहे हैं, और 95% अमाउंट आपको तब देना होता है जब आपका अलॉटमेंट हो जाता है। अब डिपेंड करता है आप कौन सा पेमेंट प्लान ले रहे हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अगर आप किसी अदर कैटेगरी के अंदर आते हैं, ओबीसी, जनरल, तो आपको 10% अमाउंट देना है टोटल प्रीमियम का। जितना का प्लॉट है उसका 10% आपको एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन देना है। 90% आपको देना है, या तो आप वन टाइम पेमेंट कर रहे हैं या आप किस्तों के सापेक्ष कर रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। 10% आपको देना है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक मैं आशा करता हूं आपको सभी चीज समझ में आ गई है, और अगर कोई चीज नहीं आई है तो फिर हम बताएंगे आपको। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। इसमें एक इन्होंने पॉइंट दिया है, so at the time of allotment the number of plots in each category may increase or decrease. In this regard the discretion of the authority shall be final and binding without assigning any region thereof. साथियों जो स्कीम के अंदर प्लॉट हैं, इस लाइन का एक शॉर्ट में बता दूं ये लिखी क्यों है। जो स्कीम के अंदर प्लॉट आए हैं, अगर इन कैटेगरी के हिसाब से एप्लीकेशन आ जाती हैं तो कोई लाइन चेंज नहीं होगी। अगर इस कैटेगरी के हिसाब से एप्लीकेशन नहीं आती है तो प्रोफाइल ब्लैंक नहीं छोड़ी जाएंगी, उनको एडजस्ट किया जाएगा। सपोज करो किसी रिजर्व कैटेगरी के अंदर एप्लीकेशन कम आती हैं और प्लॉट ज्यादा हैं, तो उसको जनरल में ले लिया जाएगा। तो इसलिए ये लाइन लिखी हुई है। अब हम इसके मुख्य टॉपिक पे बात करेंगे। अगर ये आपको चाहिए पीडीएफ जो हमारे पास है तो हम व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेज देंगे। अभी हम इसके मुख्य पॉइंट पे बात करेंगे। जैसे इसमें प्रेफरेंस लोकेशन चार्ज पीएलसी, अगर आपका प्लॉट निकलता है और निकलने के बाद आप रजिस्ट्री मोड में जा रहे हैं और आपका प्लॉट पार्क फेसिंग कॉर्नर बड़ी रोड निकल जाता है, एक लोकेशन है, तो आपको अलॉटमेंट का 5% जो प्रीमियम है आपका, उसका 5% आपको पीएलसी जमा करना है। जैसे पार्क फेसिंग ग्रीन बेल्ट लोकेशन चार्ज विल बी 5% ऑफ द प्रीमियम। अगर आपकी ग्रीन बेल्ट या पार्क फेसिंग निकलती है तो 5% आपको देना होगा। एक बात। नंबर 2, अगर कॉर्नर लोकेशन निकलता है तो भी आपको 5% देना हो। 5 वो और 5 ये 10% आपको देना होगा अगर एक ही प्लॉट में दोनों लोकेशन है।
इफ द width of the road is 18 मीटर और मोर द लोकेशन चार्ज विल बी 5%। अगर 18 मीटर या उससे बड़ी रोड पे आपका प्लॉट निकलता है तो भी आपको 5% देना है। अब बात करते हैं द मैक्सिमम लोकेशन चार्ज फॉर एनी सिंगल प्लॉट सेल नॉट बी मोर देन 50% ऑफ द प्रीमियम। एक प्लॉट में अगर 6 लोकेशन आ गई तो आपको 15% देना है। अगर एक प्लॉट में 3 लोकेशन है तो भी 15 ही देना है। 15 से ज्यादा प्रीमियम आपसे प्राधिकरण नहीं ले सकता। अगर किसी प्लॉट के अंदर कॉर्नर भी है, पार्क भी है, बड़ी रोड भी है, तो आपको 3 ही आपको पीएलसी देनी है। उससे अगर ज्यादा उसमें लोकेशन है तो आपको पीएलसी नहीं दे। कहीं पे साइड में ग्रीन बेल्ट आ जाती है, पीछे ग्रीन बेल्ट आती है, आगे पार्क आ जाता है, कॉर्नर होता है बड़ी रोड का, तो आपको 3 ही पीएलसी देनी है। मैंने आपको बता दिया कि ये आपको 3 पीएलसी देनी है साथियों। अब बात करते हैं रिजर्व कैटेगरी की। जैसे 100% हमारे प्लॉट हैं तो 22.5% वो रिजर्व हैं, जो रिजर्व कैटेगरी को देने हैं, जिसके अंदर 17.5% फार्मर हुज लैंड हैज बीन एक्वायर्ड परचेज फॉर द प्लान डेवलपमेंट ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और इन जेवर एयरपोर्ट। अगर किसी भी फार्मर की लैंड यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्लान के अंदर एक्वायर की है प्राधिकरण ने, तो उसको रिजर्व रखा गया है। और अगर किसी किसान की जमीन जेवर एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए दी गई है तो उसके लिए भी 17.5% का रिजर्व रखा गया है। अब बात करते हैं 5%। फंक्शनल इंस्टीट्यूशनल इंडस्ट्री कमर्शियल यूनिट्स अलॉटेड बाय यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनके लिए 5% रखा गया है। जिनको यहां पहले इंस्टीट्यूशनल इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूनिट अलॉट किए हैं यमुना एक्सप्रेसवे ने, उनके लिए घर बनाने के लिए भी तो कुछ रिजर्वेशन देगा ना प्राधिकरण, तो इसलिए 5% उनके लिए रखा गया। दोनों पॉइंट क्लियर कर दिए। 22.5% रिजर्वेशन है 100% में से, बाकी आपका रिमेनिंग 78.5% बचा, वो आपका 77.5% वो आपका जनरल कैटेगरी और बाकी कैटेगरी के लिए। अगर ये इनके हिसाब से एप्लीकेशन कम आती है तो इनको जनरल में ले जाएंगे, लेकिन लेफ्ट आउट नहीं छोड़ेंगे प्लॉट। अभी ये जो मुख्य पॉइंट्स हैं, अगर हम इनको सभी को डिस्क्लोज करेंगे आपके सामने या डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं बिल्कुल वो बिंदु जो जरूरी है उन पे बात करता हूं। प्रीमियम ऑन प्लॉट जो रेट है, द रेट ऑफ द लैंड इज रेजिडेंशियल प्लॉट अंडर दिस स्कीम इज 18,510 पर स्क्वायर मीटर। 18,510 रुपए पर स्क्वायर मीटर इसका रेट रखा गया है। जिस भी साइज का प्लॉट है वो इसी से कैलकुलेट होगा, छोटा है बड़ा है सबका इसी से कैलकुलेशन होगा। Revised rate shall be payable by the allotee in case the authority makes any revision change in the rate of residential allotment in acquisition cost compensation ex gratia increased by the court or by the state government of authority, then allotee shall bear the proportionate increased cost of acquisition। अगर इसके अंदर कोई फेरबदल रेट के अंदर कोई बढ़ोतरी होती है तो प्राधिकरण आपको पहले ही बोल के चल रहा है कि वो आपको बेयर करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा कंपनसेशन भी हो सकता है, वो आपका रिवाइज रेट भी हो सकता है। तो आपको जब अलॉटमेंट भेजेगा अगर उस दौरान रिवाइज हो जाता है तो अलॉटमेंट में रिवाइज के लिए एक लाइन डाल दी जाएगी कि ये रेट आपका था, इतना रिवाइज करके आपको अलॉट किया, अब आपको इतना पेमेंट करना है। और उसके बाद अगर होता है तो वो भी आपको पे करना पड़ेगा। इसलिए पहले ही आपको एक लाइन डाल के भेजी है कि आप फ्यूचर में अगर कोई रिवाइज होता है इसके अंदर तो आप भी प्रिपेयर रहें। अब बात करते हैं पेमेंट मेथड की। ऑल पेमेंट शैल बी मेड इन फेवर ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इन द फॉर्म ऑफ एनईएफटी आरटीजीएस। आप एनईएफटी और आरटीजीएस यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को कर सकते हैं इसी फॉर्म के फीस के रूप में, और बाकी पेमेंट भी अगर आपका प्लॉट अलॉट हो जाता है उसके लिए जो बैंक अकाउंट्स हैं वो भी हम आपको बता देंगे। पेमेंट ऑल्सो कैन बी मेड ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट ऑफ यमुना अथॉरिटी।
www.yamunaexpresswayauthority.com ऑनलाइन प्रॉपर्टी अकाउंट सिस्टम थ्रू नेट बैंकिंग, नो पेमेंट इन कैश शैल बी एक्सेप्टेबल। कोई कैश यहां स्वीकार नहीं होता है। आपको सीधा यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पे भी पेमेंट आप कर सकते हैं और वो लिंक से भी पेमेंट हो जाएगी। ऐसा नहीं है आपको प्राधिकरण के अकाउंट में आरटीजीएस करना है, आपको अपने डेबिट कार्ड से, आप क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके पोर्टल पे जाके सीधा प्लॉट में फ्लैक्चुएट होगी और आपको एक यूटीआर जनरेट हो जाएगा। वो यूटीआर नंबर के बिहाफ पे आपका फॉर्म की रिसीविंग वहां मिल जाएगी। आगे चलते हैं साथियों। अलॉटमेंट प्रोसेस, इतना काम करने के बाद उसके बाद क्या अलॉटमेंट प्रोसेस है उस पर हम बात करते हैं। द अलॉटमेंट शैल बी थ्रू ड्रॉ ऑफ लॉट्स ऑफ प्लॉट नंबर्स। किस तरह से ड्रॉ होगा एक बार बता देता हूं आपको। आप लोगों ने जितने भी फॉर्म फिल किए, प्राधिकरण के पास वो जाएंगे, वो क्रॉस चेक करेगा। अगर उसके अंदर कोई डिफॉल्ट फॉर्म है उसको अलग कर दिया जाएगा। उसके बाद जितने भी फॉर्म सेलेक्टेड होंगे प्राधिकरण के नॉर्म्स के हिसाब से, उनको एक ड्रॉ बकेट के अंदर रखा जाएगा और प्राधिकरण के अंदर जितने भी प्लॉट होंगे, मानो 120 मीटर के जो ड्रॉ बकेट के अंदर एप्लीकेशन रखे तो 120 मीटर के ही प्लॉट जो प्राधिकरण के अंदर हैं वो रखे जाएंगे। फिर उसके बाद ड्रॉ सिस्टम होगा। आप लाइव भी देख सकते हैं। आप प्राधिकरण के नियर बाय P3 के अंदर कम्युनिटी सेंटर है, वहां के भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल लाइव ड्रॉ आप फेसबुक के पेज पे भी देख सकते हैं और आप यहां के भी देख सकते हैं। जितने प्लॉट होंगे, पहले जितने प्लॉट होंगे उतने प्लॉट को 1 बाय 1 निकाला जाएगा। इधर से आपका एप्लीकेशन की पर्ची, इधर से आपका प्लॉट, जो भी एप्लीकेशन की पर्ची आएगी और इधर से जो एप्लीकेशन की पर्ची के बाद इधर से प्लॉट की पर्ची आएगी, उसको मैच कर दिया जाएगा। वो प्लॉट आपके नाम अलॉट हो गया। जब प्लॉट की पर्ची खत्म हो जाएगी और अगर इधर एप्लीकेशन की पर्ची बाकी बचती हैं और आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि इसके अंदर हमारी पर्ची है, तो आप आके क्रॉस चेक कर सकते हैं। आपको यह लगेगा कि भाई हमारा प्लॉट नहीं निकला, ऐसा तो नहीं है, इस बॉक्स के अंदर हमारी पर्ची नहीं है, तो आप आके भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ प्राधिकरण ड्रॉ करता है और आप कहीं भी दूर रह के भी उस ड्रॉ को देख सकते हैं बड़े ट्रांसपेरेंसी के साथ। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ड्रॉ शैल बी अंडरटेकन फॉर ईच कैटेगरी सेपरेटली, मतलब जो प्लॉट की कैटेगरी है उसको सेपरेट रखा गया है। पर्टिकुलर साइज वाइज ड्रॉ किया जाएगा। 60, 90, 120, 200, 162, 300, 500, 1000, 2000 सबको अलग अलग ड्रॉ किया जाएगा, ये बोला गया है। विद इन कैटेगरी फर्स्ट ड्रॉ शैल बी कंडक्टेड फॉर एप्लीकेशंस हुज चूज ऑप्शन 1 एज पेमेंट प्लान। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर अपनी मेहनत को आप खराब करना नहीं चाहते तो आप पेमेंट प्लान 1 को चूज कीजिए, नहीं तो 3 महीने आप वेट करेंगे और फिर दोबारा स्कीम का वेट करते रहेंगे। पेमेंट प्लान 1 का मतलब है कि अगर आपका 120 मीटर का प्लॉट 22 लाख रुपए का है तो आपको जो 10% अमाउंट आपने दे दिया, उसके बाद जो 90% अमाउंट देना बाकी है वो आपको अलॉटमेंट के 60 से 70 दिन के अंदर देना है। अगर आप पेमेंट प्लान 2 में जाते हैं, 3 में जाते हैं तो आपका नंबर ही नहीं आएगा, क्योंकि प्लॉट हैं लिमिटेड और एप्लीकेशन आएंगी हजारों में। 20,000 एप्लीकेशन आने की संभावना है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूं, और ज्यादा भी आ सकती हैं क्योंकि जब और अब में समय का अंतर है। पिछली स्कीम और उससे पिछली स्कीम के समय में और आज के समय में अंतर है साथियों। पिछली स्कीम का डेवलपमेंट यहां का और आज का बहुत बदल चुका है। आज एयरपोर्ट ग्राउंड पे आ चुका है
आपको वहां कंस्ट्रक्शन बड़ी तादाद में देखने को मिलता है। तो इसलिए लोगों का पूरे भारतवर्ष से इवन एनआरआई भी यहां दिमाग लगा के बैठे हुए हैं और इन्वेस्ट भारी मात्रा में करना चाहते हैं, वो रीसेल हो फ्रेश हो। इसलिए पेमेंट प्लान 1 को चूज करें, कम से कम अपने भाग्य को आजमाने की कोशिश की सिचुएशन में तो हम जाएं। पता चला हमने सेकंड और थर्ड पेमेंट प्लान भरा और हमारा जैसा हमने फॉर्म भरा वैसे ही हमारे पैसे वापस आ गए। पैसा देना तो एक बाद की बात है, आप बैंक से लोन भी करवा सकते हैं और जितना आपके पास फंड है आप छोटा साइज भर लीजिए, बट भरिए पेमेंट प्लान 1 में। यह मेरी आपसे पर्सनल गुजारिश, पर्सनल राय समझ लीजिए आप। पेमेंट प्लान 1 के अलावा आप 2 और 3 नंबर को ना भरें। इससे अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो आप फॉर्म ना भरें, जैसे आप हैं वैसे ही रहेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। पेमेंट प्लान 1 को आप पसंद कीजिए, वही प्राधिकरण भी पसंद करता है। इकट्ठा पैसा मिलेगा प्राधिकरण को तो फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाएगी, प्रैक्टिकल बात है। आगे चलते हैं साथियों। Thereafter, second draw shall be conducted for applicant who choose option as payment plan for the remaining plots. अगर ऑप्शन 1 में इतने सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे तो 2 और 3 नंबर का क्या ड्रॉ का नंबर आएगा? क्या लगता है आपको? प्राधिकरण बोल के चल रहा है, ये बात लिख के चल रहा है। सेम 2 के बाद 3 का नंबर तो और बाद में आएगा। तो साथियों आप पेमेंट प्लान 1 ही भर लेना। यहां 50,000 प्लॉट नहीं आए, यहां 500 के अंडर प्लॉट हैं। अब बात कर लेते हैं जो आप 10% अमाउंट या 5% देने जा रहे हैं उसकी क्या कंडीशन है। आपने फॉर्म भर दिया और आपका मन बदल चुका है, आप उसको रिफंड करना चाहते हैं या उसको कैंसिल करना चाहते हैं, उन कंडीशनों पे क्या है, एक एक पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। एडजस्टमेंट रिफंड ऑफ रजिस्ट्रेशन अमाउंट। इन द केस ऑफ सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स द रजिस्ट्रेशन मनी शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द टोटल पेबल प्रीमियम ऑफ द प्लॉट। अगर कोई सक्सेसफुल एप्लीकेंट है और उसको अलॉट हो जाता है प्लॉट, तो उसकी अलॉटमेंट मनी एडजस्ट हो जाएगी उसके अमाउंट में। पूरे प्लॉट का जो अमाउंट होगा उसमें उसकी 10% अमाउंट एडजस्ट हो जाएगी। इन द केस ऑफ अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट द रजिस्ट्रेशन मनी शैल बी रिफंडेड विदाउट एनी इंटरेस्ट if period of deposit of such registration money with the authority in less than 1 year from the date of draw. However, if the period of deposit is more than 1 year, simple interest rate of saving account in SBI shall be paid for the period of deposit exceeding 1 year. देखिए 1 साल तक का तो कह के चल रही है कि आपको मैं 1 साल के अंदर रिफंड करूंगी, कोई ब्याज नहीं दूंगी। और अगर 1 साल से ऊपर आपका पैसा रखती हूं, प्राधिकरण कह रहा है, तो मैं आपको बैंक इंटरेस्ट दूंगी। बट मैं आपको बता दूं, आपको डरने की बात नहीं है, यह प्राधिकरण बहुत मजबूत है। आपको 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपका पैसा वापस मिल जाएगा अगर आपका प्लॉट नहीं निकलता है। ये क्लोज है, आप क्लोज पे ना जाएं, ज्यादा से ज्यादा अपने भाग्य को आजमाने की कोशिश करें। और हो सकता है प्लॉट अगर एक प्लॉट अलॉट हो गया, 120 मीटर का भी प्लॉट अलॉट हो गया, तो जनाब आज की डेट में मार्केट का 70 लाख रुपए रेट है, तो 50 लाख रुपए तो आपने भाग्य से कमा लिए। अब जो समय से कमाएंगे वो अलग है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। द एप्लीकेंट्स मस्ट मेंशन देयर मोबाइल फोन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, IFSC code and address of the bank in the applicant from so as the so facilities the issuance of the refund check NEFT RTGS by the registration bank। जो प्राधिकरण आपका लेने से पहले देने के लिए डिटेल मांग रहा है तो वो टाइम से आपको रिटर्न करेगा। आपको पैसे लेने यहां आना नहीं पड़ेगा। अगर आपका प्लॉट नहीं निकला तो पैसे अकाउंट में आ जाएंगे आपके,
उसके लिए आपसे जब हम कल फॉर्म आपका फिल कराना आपको बताएंगे ना, उसमें बैंक अकाउंट रिफंड के लिए पहले ही फिल करना होगा। तो ये आपका रिफंड पॉलिसी भी मैंने क्लियर कर दी। प्लॉट निकल जाता है तो एडजस्ट हो जाएगा, नहीं निकलता है तो 1 साल का समय देके चल रही है, लेकिन 1 हफ्ते से 10 दिन में पैसे आ जाएंगे। दोनों बात आपको बता दी। उसके लिए आपको आरटीजीएस की डिटेल वो ऑलरेडी फिल करा लेगा। अब बात कर लेते हैं पेमेंट ऑप्शंस। ये जो अभी पहले इंपॉर्टेंट बात बताई उसी का पार्ट है। द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल टू एलओटी फॉर डिपॉजिटिंग द लैंड प्रीमियम। 3 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1, 100% ऑफ द टोटल प्रीमियम इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन फीस टू बी पेड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर के इशू होने के बाद 60 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। 60 दिन के अंदर आपको रिमेनिंग पैसा प्राधिकरण के अकाउंट में डालना है। वो मोड ऑफ पेमेंट आपका लोन भी हो सकता है, आपका अपना पैसा भी हो सकता है। आपको बैंक लोन कर देगा अलॉटमेंट की स्कीम पे, क्योंकि वो बैंक डीडी जो बना रहा है वो प्राधिकरण को बना रहा है। और ये कोई अनरजिस्टर्ड प्लॉट अगर आप रीसेल में खरीद रहे हैं तो उसमें डीडी एक कस्टमर को बनता है, लेकिन यहां जो बैंक आरटीजीएस या डीडी या जो भी लोन अमाउंट दे रहा है वो एक प्राधिकरण को दे रहा है। आपका ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर बैंक अपने पास रख लेगा और आपको अपनी प्रोफाइल के हिसाब से, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से लोन डिसबर्स करके प्राधिकरण को दे देगा। फिर आप बैंक को अपनी कमाई हुई पूंजी से किस्त देते रहें। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 2, 50% ऑफ द टोटल प्रीमियम विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ अलॉटमेंट लेटर। रिमेनिंग 50% ऑफ द टोटल प्रीमियम शैल बी पेबल और 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेटेड फ्रॉम द 61 डे फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट शैल दिस बी कैलकुलेटेड विद इंटरेस्ट 9%। 50% पैसा 60 दिन में देना है, बाकी 50% की 2 किस्त बनवानी है, 9% का ब्याज लगेगा। ऑप्शन 3 में 30% देना है, बाकी रिमेनिंग 70% किस्तों के सापेक्ष देना है। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इसलिए डीपली नहीं जा रहा हूं, लेकिन फिर भी ओवरव्यू आपको बताता हुआ जा रहा हूं आगे की तरफ। Those applicant not able to confer payment option in application form are considered as payment option 1. After payment of allotment money and installment, the allotee will have to inform the authority within 1 week. पेमेंट करने के बाद उसको चढ़वाना भी है, एक बार क्रॉस चेक भी करना है प्राधिकरण आके 1 हफ्ते के अंदर अंदर। इसमें एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर मेकिंग पेमेंट, उसके लिए एक्सटेंशन का पीरियड है, ब्याज लगा रखा है 9 + 3%। Period of lease and lease rent. Allotment of plot, the allotee shall be done on lease for a period of 90 years from the date of lease deed. The allotment of plot will be given to the allotee on a lease of 90 years and lease rent shall be payable at one time in lump sum at the rate of 10% of the total cost of the plot before acquisition of lease deed. आपको 10% लीज रेंट देना है अलॉटमेंट का, 90 साल के लिए जमा होता है। उससे पहले एक इन्होंने क्लॉज लिखी है, जो लीज होगी आपकी, लीज की डेट से आपको 90 साल के लिए लीज की जाएगी वो प्रॉपर्टी। एरिया ऑफ द अलॉटेड प्लॉट, इन सम केसेस द एरिया ऑफ प्लॉट अलॉटेड में slightly vary, increase or decrease at the time of handing over possession of the plot. In such cases, the premium of the plot will stand varied proportionally. If variation in area in less than or equal to 10%, then on such basis the allotee shall have no right to surrender the plot. However, if such variation in the excess of the 10% of the area allotted, then it would be open to the allotee not to accept the allotment, and she can exercise the option of surrender. In such case of surrender, after deduction of a token amount 10,000 as a processing fees,
द रेस्ट ऑफ द अमाउंट पेड बाय द एलओटी शैल बी रिटर्न विदाउट एनी इंटरेस्ट। अगर आप सरेंडर के लिए जाते हैं तो आपको पहले तो 10,000 रुपये आपका प्रोसेसिंग होगा और जो पैसा होगा वो वापस कर दिया जाएगा बिना बैंक ब्याज के। यहां कोई जा रहा है इस पॉइंट के लिए? जहां पे अकाल हो प्लॉटों का वहां कोई सरेंडर के लिए जाएगा तो ये क्लोज इस वर्णमाला से खत्म कर दिया जाए। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। After getting lease plan, in case additional area of the plot in up to 10% of the total plot area, then applicable fees with the respect to the additional area will be charged with the simple interest in the form 2, half yearly installment, date of issue of checklist. However, in case additional area of the plot in more than 10% of the total plot area, then applicable fees with the respect to the additional area will be charged with simple interest in the form 4, half yearly installment. जो कॉर्नर प्लॉट है अगर वो बढ़ते हैं 10% एरिया के तो उस पे आपका चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। उसको ये क्लोज को खोल देंगे उस टाइम पे। अगर आपका प्लॉट एक्यूरेट साइज होगा कुछ पे नहीं करना है। अगर आपका साइज बढ़ के आता है तो आपको उस टाइम पे करना है। जो जितना भी बढ़ेगा 20 मीटर 30 मीटर 50 मीटर वो आपको पे करना है। किस्तों के सापेक्ष भी उसको पे कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है अलॉटमेंट, पोजीशन, कंस्ट्रक्शन एंड सब डिवीजन, ये आगे के पॉइंट्स हैं, इसमें हम आगे बात कर लेंगे साथियों। ये अभी कोई आपका प्रोसीजर नहीं है कि आपको अभी अप्लाई करने में इनकी जरूरत पड़ेगी। ये पॉइंट है, इस पे बात करते हैं। एलिजिबिलिटी टू अप्लाई। सबसे पहले जनरल कैटेगरी। द एप्लीकेंट को एप्लीकेंट शुड बी competent to contract and have attained the age of majority 18 years। फॉर्म फिल करने वाला बंदा चाहे वो एप्लीकेंट हो चाहे वो को एप्लीकेंट हो, दोनों 18 साल से ऊपर होना चाहिए। ऑल इंडियंस, नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस who are neither in any way provided by the government of India by UP government under any specific rules to purchase any immovable property in UP shall be eligible to apply। ये भी अप्लाई कर सकते हैं। Eligible person can only apply for the one plot under this scheme of any category। बहुत लोगों के फोन आ रहे थे क्या हम 10 प्लॉट 5 प्लॉट सब कैटेगरी के अलग अलग जमा कर लेते हैं, फिल कर सकते हैं? तो मैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूं। एलिजिबल पर्सन कैन ओनली अप्लाई फॉर वन प्लॉट अंडर दिस स्कीम। एक कोई भी कैटेगरी का एक प्लॉट आप अप्लाई कर लो इस स्कीम के एक नाम से। अगर आपने 2 अप्लाई कर दिए तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा और हो सकता है आपका 10% भी फॉरफिट हो जाए। Those who have been already allotted residential plot, those who have been already allotted residential plot flat, those who have been already residential plot flat in any scheme are not eligible to get allotment under this scheme। अगर किसी का रेजिडेंशियल का प्लॉट फ्लैट यहां अलॉटेड है तो इस स्कीम के अंदर उस नाम से आप अलॉट नहीं करा सकते हैं, आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इन मुख्य मुख्य पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है। इफ इट इज फाउंड एट ए लेटर स्टेज दैट एन एप्लीकेंट हिज suppose on his minor dependent children has obtained more than one plot, then all her application allotment will be cancelled and the total deposit money shall be forfeited by the authority। अगर हम हस्बैंड वाइफ हैं, अगर आपने हस्बैंड के नाम से फॉर्म फिल किया तो वाइफ नहीं कर सकती। अगर आपने वाइफ के नाम से फॉर्म फिल किया तो हस्बैंड नहीं कर सकता। उसके बाद एक पॉइंट और यहां लिखा हुआ है कि अगर आपके माइनर चिल्ड्रन हैं जो कि डिपेंडेंट है वो भी नहीं फॉर्म फिल कर सकते।
तो इन पॉइंटों को ध्यान से रखना है, तभी एकदम साफ सुथरा फॉर्म जाएगा और हो सकता है साफ सुथरा ही प्लॉट आए। इन बातों का ध्यान आपको रखना है साथियों। अब आगे बात करते हैं, एप्लीकेंट कैन अप्लाई इन जॉइंट नेम, मतलब को एप्लीकेंट ओनली इफ इट इज इमीडिएट फैमिली, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, हस्बैंड वाइफ with proof of family relation other than these relation cannot apply। अगर एप्लीकेंट को एप्लीकेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं किसी भी रिलेशन को दर्शाते हुए, तो उस रिलेशन का प्रमाण आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपका रिलेशन वाला जो आप एप्लीकेंट को एप्लीकेंट के नाम से फिल करेंगे वो मान्य नहीं होगा। अगर आप हस्बैंड वाइफ एप्लीकेंट को एप्लीकेंट के नाम से भर रहे हैं तो आपको आधार कार्ड या कोई ऐसा प्रूफ जिसमें आप हस्बैंड वाइफ हो इस चीज का पता लग सके प्राधिकरण को, तो आपको वो प्रूफ देना है, अदरवाइज आपको एप्लीकेशन आपकी कैंसिल कर दी जाएगी। एप्लीकेंट को एप्लीकेंट हिज हर स्पोज और हिज हर माइनर डिपेंडेंट चिल्ड्रन कैन अप्लाई फॉर ओनली वन प्लॉट if it is found a later stage that an applicant, his spouse or his minor dependent children have applied to more than one plot, then all the applicant allotment will be cancelled and the total deposit money shall be forfeited by the authority। इसमें एक चीज और कही है जो थोड़ा सा मेरे से भी दूर थी। आप हस्बैंड वाइफ के साथ साथ जो माइनर डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, कोई भी एक ही प्लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं और इस पर डीपली इस पॉइंट पे डीपली बात करके कल आपको हम सूचना जरूर देंगे, क्योंकि यह पॉइंट ऐसा है, हस्बैंड वाइफ के साथ साथ बहुत लॉट्स ऑफ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के डिपेंडेंट बच्चों के साथ फॉर्म फिल करना चाहते हैं। इससे पहली स्कीम में ऐसा नहीं था। आप बच्चों के नाम, अगर बच्चे डिपेंडेंट हैं तो आप उनके नाम फिल कर सकते हैं, लेकिन इस वाली स्कीम में मैं कल आपको क्लियर करके ये आपको जरूर बताऊंगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एलिजिबिलिटी फॉर प्रेस्क्राइब्ड रिजर्व कैटेगरी एप्लीकेंट, जो रिजर्व कैटेगरी वाले एप्लीकेंट हैं उनके लिए द एप्लीकेंट को एप्लीकेंट शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी 18 साल। ओनली सच एप्लीकेंट इंस्टीट्यूशनल इंडस्ट्रियल कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट द मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर प्रोप्राइटर पार्टनर ट्रस्टेड एंड ट्यूनर होल्डर्स को ट्यूनर होल्डर्स ऑफ द land acquired by Yamuna Expressway Industrial Development Authority in Jewar Airport shall be eligible provided they have not been allotted any residential plot flat in the earlier schemes of the authority। जिनको कोटा दिया जा रहा है वो एक ऐसा प्रमाण देंगे, उसके प्रारूप नीचे हैं, जो एफिडेविट बनाने हैं वो इसके अंदर हैं, उन पे भी हम बात कर लेंगे कि उन्होंने पहले किसी स्कीम में कोई अलॉटमेंट नहीं कराई है और जिस वजह से उनको कोटा दिया जा रहा है वो क्या चीज उनके नाम अलॉट है, ताकि प्राधिकरण को सर्च करने में आसानी हो जाए। आपको रेफरेंस देना है उस डॉक्यूमेंट का, जो इंडस्ट्री जो कमर्शियल जो आपके साथ अलॉटमेंट है उसका आपको रेफरेंस देना है, उसके बाद आप उस चीज का लाभ ले सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। जो इसमें दोनों चीज लिखी हुई है ना, एक बार मैं बता दूं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो आप सोचेंगे ये क्यों नहीं बताई।
देखिए ये जो है ये एलिजिबल बोनाफाइड इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो अभी मैं कैटेगरी की बात कर रहा था फार्मर और उसकी पूरी डिटेल दे रखी है। 31/12/2021 हैज टेकन फिजिकल पोजीशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लॉट प्रीमाइसेस, जो भी है उसका मतलब इन शर्तों के आधार पर अलॉटमेंट दिया जाएगा कि जो उन्होंने फिजिकल पोजीशन लेके उसको रन किया है या क्या किया है, इसके आधार पे दिया जाएगा। ये आपका उनका हो गया और ये हो गया आपका फार्मर का। फार्मर से ओनली दोज फार्मर है एलिजिबल टू अप्लाई अंडर द स्कीम हुज लैंड हैज बीन एक्वायर्ड परचेज्ड एंड अंडरहाइड विदाउट इंक्रोचमेंट पोजीशन हैज बीन टेकन बाय यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और इन जेवर एयरपोर्ट बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ द स्कीम अंडरटेकिंग on stamp paper of ₹100 is to be given by the applicant farmers as per performa given in the browser। मतलब जो फार्मर ने जमीन दी है वो किसी लिटिगेशन में नहीं है, स्टे से बाहर है, प्राधिकरण को उसका पोजीशन मिल चुका है, प्राधिकरण ने उस पर प्लॉट काट दिए हैं। ये आपको 100 रुपए के एक स्टाम्प पेपर पे शपथ पत्र देना है खसरा नंबर के साथ, ताकि प्राधिकरण क्रॉस चेक कर सके उस खसरा नंबर को कि इस पे कोई लिटिगेशन, इस पे कोई इंक्रोचमेंट तो नहीं है, कि आप उस चीज को बोल रहे हैं और प्राधिकरण आपको प्लॉट अलॉट कर दे और कल को पता चले उसमें लिटिगेशन है इसलिए आपसे स्टाम्प लिया जा रहा है ताकि उसको बाद में कैंसिल कर दिया जाए। सेम चीज इसी में लिखी हुई है। अब बात कर लेते हैं प्रोसीजर टू अप्लाई। पॉइंट नंबर 16 है प्रोसीजर टू अप्लाई। द एप्लीकेशन ओनली सबमिटेड ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट ऑफ द यमुना अथॉरिटी। URL है www.yamunaexpresswayauthority.com through net banking। The application form can be collected on payment ₹500 plus 18% GST, total 590 from online on the website of yamunaexpresswayauthority.com through net banking। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करके 590 रुपए का फॉर्म खरीदना है, फीस जमा करनी है ऑनलाइन। उसके बाद यूनिक फॉर्म नंबर मिल जाएगा, उसको फिल करना है, डिटेल सारी फिल करनी है। उसके बाद 10% अमाउंट भी ऑनलाइन डाल सकते हैं, अदरवाइज चालान जनरेट हो जाएगा। बैंक में जाएं, चेक दें, पेमेंट का UTR लें, वहां डालें और उसको लाके वापस फॉर्म पे अपलोड कर दें। The application form duly completed and signed by along with the required registration money and all the required annexures shall be submitted to online same website through net banking on the page of this browser any working day during the period between the date of opening and the date of closing of the scheme। जो फॉर्म आप जाएंगे, जो अभी मैं बात बता रहा था, पेमेंट करने के बाद वो आपको वर्किंग डे में ही इस वेबसाइट पे अपलोड करना है, ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट से पहले। उसके बाद जो पीरियड शुरू होगा वो क्रॉस चेक पीरियड शुरू होगा। इफ द एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट इन एनी रेस्पेक्ट whatsoever or if any column is the left blank or if the photo is not pasted at the designated place or maintaining any incomplete or untrue address or no signature or thumb impression found on the declaration or entered wrong details in application form, the application shall not be considered to all। जो काम कर रहे हैं हम बड़े साफ सफाई से करना है, जिसके लिए इतनी बात मैं आपको बोल रहा हूं। और हो सके हम वो फॉर्म ही ठीक से ना भरें तो बेकार है सब कुछ। इसलिए जो हमें फॉर्म भरना है थोड़ा समय लेके समझ के स्टेप बाय स्टेप एक एक डाउट को क्लियर करके तब फिल करना है। ये स्कीम दोबारा नहीं आती है,
जो प्लॉट एक बार निकल गए वो दोबारा नहीं आएंगे, स्कीम दोबारा आएगी, पता नहीं कहां आए, कौन से सेक्टर में आए। इसलिए भाग्य को आजमाना जरूर है, हो सकता है आपका प्लॉट निकल आए किसी भी साइज का। यहां की भूमि सोना बन चुकी है, आप कुछ भी खरीद ले वो आपको यहां पे फ्यूचर में बहुत बड़ा एक रिटर्न देने वाला है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल ऑफ आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फ्रेंचाइजी सब्जेक्ट टू नेसेसरी क्वालिफिकेशन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द फाइनेंसिंग बैंक विल अप्लाई द एप्लीकेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म रेस्पेक्टिव बैंक लिस्टेड बाय बिलो। जो 10% अमाउंट आप देंगे वो भी फाइनेंस हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके चक्कर में आप ना पड़े। आराम से आप 10% की व्यवस्था कर लें, बाद वाला आप लोन करा लेना। यहां का जो प्रोसेस है वो आपको जब स्कीम के 15 दिन बचेंगे ना, तब आपको फाइनेंस सुविधा मिलनी शुरू होगी, और वो भी लास्ट मोमेंट तक जाके पता नहीं क्या हो जाए, उसमें मिले ना मिले। इसलिए आप 10% के लिए कृपया करके फाइनेंस की सुविधा ना लें, 90% के लिए आप फाइनेंस की सुविधा ले लेना। ये 10% ये मानो आपको अरेंज करना है, क्योंकि जब आप अरेंज करोगे तभी आपका प्लॉट भी निकलेगा। ऐसा कुछ ऊपर वाले की कृपा है, तो उस पर भी ध्यान रखते हुए कुछ करना है खुद से, बैंक पे निर्भर नहीं रहना है। जो 10% आप अरेंज कर लेंगे उसी से आपका हो सकता है भाग्य लिखा हो, आपकी कमाई हुई पूंजी से, ना कि बैंक के पैसे से। तो 10% आपको अरेंज करना है। अब आगे की तरफ चलते हैं। हम बता दें ये आईसीआईसी बैंक ब्रांच एड्रेस हैं। सबसे पहले ग्रेटर नोएडा के अंदर ओमेगा 1 P2 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सेक्शन बिल्डर एरिया, ग्रेटर नोएडा यूपी नोएडा ब्रांच। दूसरा कृष्णा अपरा रॉयल प्लाजा D2 अल्फा 1 ग्रेटर नोएडा। ये वाले बैंक तो बिल्कुल प्राधिकरण के नीचे है। ये आपका अल्फा कमर्शियल में है, अल्फा 1 में, कृष्णा अपरा प्लाजा में बिल्कुल फ्रंट पे हैं। ये भी आपको ग्राउंड फ्लोर पे देखने को मिल जाएंगे, ये भी ग्राउंड फ्लोर पे देखने को मिल जाएंगे। दोनों ही ब्रांच से आप फाइनेंस की सुविधा ले सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं नोएडा की। K1 सीनियर मॉल सेक्टर 18 नोएडा। ये आपका सीनियर मॉल सेक्टर 18 नोएडा में आपको देखने को मिलेगा। फिर ये बात करते हैं 4 नंबर बैंक सुपरटेक्स सोप्रिक्स C134B सेक्टर 61 नोएडा। सुपरटेक का जो सोप्रिक्स मॉल है वहां सेक्टर 61 के अंदर C134B, ये भी ब्रांच है आपकी नोएडा के अंदर। 2 ब्रांच आपको ग्रेटर नोएडा, 2 ब्रांच आपको नोएडा देखने को मिलती है, और एक ब्रांच आपको 5 नंबर ब्रांच देखने को मिलती है फिलिप्स बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली। दिल्ली का कनॉट प्लेस, वहां आपको एक ब्रांच देखने को मिलती है। कहां कहां घूमोगे आप फाइनेंस के लिए, ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये लो वो लो। मानता हूं 4000 मीटर का फाइनेंस कराना एक अलग पार्ट है, 2000 मीटर का फाइनेंस, छोटे छोटे प्लॉट है, अपने पास से व्यवस्था करके फॉर्म भर के आगे बढ़ो। इस चक्कर में मत लगे रहो कि फाइनेंस कराऊं, ये होगा वो होगा। 50 बार आपकी प्रोफाइल चेक की जाएगी, फिर आपको आगे दिया जाएगा। लंबा प्रोसेस है, लास्ट में बोल दिया नहीं हो पा रहा है तो वो भी नहीं मिल पाएगा, फिर एकदम से छिटपिटाना पड़ेगा हमें। तो साथियों, आप फाइनेंस सुविधा 10% के लिए ना लें, आप 90% के लिए फाइनेंस सुविधा ले लें। उसमें हो सकता है हम भी आपका सहयोग कर दें, क्योंकि 10% के लिए कौन माथापच्ची करेगा, कौन फॉलोअप लेगा। इसलिए आप 90% के लिए हम आपके लिए हेल्प कर देंगे, आपको बैंकर दे देंगे, आपको बैंक में डायरेक्ट जो स्कीम देख रहे होंगे उनसे आपका कोऑर्डिनेट करा देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। In case of registration, money is financed by any bank, the refund of the unsuccessful applicant money will be sent to bank only, and in case where these applicants are successful, then issue the allotment letter
will be sent to the financing bank address only. अगर आप फाइनेंस कराते हैं और आपको जो 10% अमाउंट बैंक के थ्रू दिया जा रहा है, अगर आपका प्लॉट नहीं निकलता है तो वो पैसा वापस बैंक को दे दिया जाएगा। नंबर एक बात, आपका प्लॉट निकल आता है तो जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपके घर ना प्रवेश करके वो बैंक में प्रवेश करेगा। तो कम से कम 10% अमाउंट पे हम अपने घर अलॉटमेंट लेटर तो मंगा लेंगे, अपने पास से जमा कर देंगे। तो अदरवाइज तो फॉर्मेलिटी करते ही घूमते रहेंगे, स्वाद तो पता ही नहीं चलेगा कि प्लॉट भी निकला है। Change in the entries in application form. Once the application form is submitted, only change the address is allowed. अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म एक बार सबमिट कर दिया और आप उसमें कुछ चेंजमेंट चाहते हैं तो केवल एड्रेस चेंज करा सकते हैं। आप सोचें नाम चेंज करा दूं, अपने नाम से भर लिया, अभी वाइफ के नाम से भर देता हूं या बेटे के नाम से भर, ऐसा संभव नहीं है। जो भर दिया, एड्रेस चेंज करा सकते हैं आप। चेंज इन एड्रेस इफ एनी मे बी कम्युनिकेटेड टू द अथॉरिटी बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू रेजिडेंशियल प्लॉट डिपार्टमेंट ईडा, द एप्लीकेंट शैल मेक अरेंजमेंट टू गेट लेटर्स रीडायरेक्ट टू द चेंज एड्रेस respectively for delivered letter. However, date of allotment letter shall hold good for payment of allotment money and installment in case of delay in receipt of letter due to change in address. साथियों, मैं आपको बता दूं, जो एड्रेस है आपने एक बार जब फिल कर दिया, आजकल मेल पे भी पूरा कंफर्मेशन मिलता रहता है, तो जो उसको आप एड्रेस को चेंज कराएं ना कराएं वो एक अलग पार्ट होगा, बाद में भी चेंज करा सकते हैं अलॉटमेंट के बाद। और आपका अगर अलॉटेड हो जाता है प्लॉट तो आपके पास बैंक वालों के अपने आप फोन आने शुरू हो जाएंगे। आधे लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि अलॉटमेंट भी हो गया, बस पेमेंट का वेट करते रहते हैं, यार प्लॉट नहीं निकला, वापस आएगा पैसा। पता चलता है वहां तो प्लॉट ही निकला हुआ है, बैंक वाले कर रहे हैं फोन, भाई साहब आपका अलॉटमेंट आ गया है, क्या लोन कराओगे आप? तो इसलिए इस चीज़ के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा तात्पर्य समझाने का था। इस चीज़ के लिए आप चिंता ना करें, आपको सूचना मिल जाएगी, बाद में एप्लीकेशन लगा के, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। विड्रॉ और सरेंडर। विड्रॉ और सरेंडर की बात कर लेते हैं, इस पे आप ध्यान दें। इन केस ऑफ सरेंडर बिफोर ड्रॉ ऑफ लॉट्स, the entire registration money deposit shall be refunded without interest. अगर आप ड्रॉ होने से पहले सरेंडर कर देते हैं तो आपकी पूंजी भली भांति आपको बिना इंटरेस्ट के वापस मिल जाएगी, क्योंकि आपने किसी के हक को अभी छीनने की कोशिश नहीं की। आप ड्रॉ में नहीं गए। अगर No withdrawal of application will be entered after final publication of eligibility list. उसके बाद कोई विड्रॉल नहीं होगा अगर एक बार एलिजिबिलिटी लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी, फिर कोई इसमें आप इफ नॉट बट नहीं कर सकते हैं, फिर तो अमाउंट फॉरफिट ही होगा अगर आपने एप्लीकेशन ड्रॉ की डाल भी दी। इन द केस ऑफ विड्रॉ ऑफ द एप्लीकेशन बिफोर एनी अलॉटमेंट लेटर इज इशू, देन आफ्टर डिडक्टिंग एन amount of 10,000 from the registration money, the balance shall be refunded without any interest. 10,000 रुपए आपके कैंसिल होंगे उसमें से और आपको बिना इंटरेस्ट के वापसी कर दी जाएगी ड्रॉ के बाद, क्योंकि यहां तो प्लॉट की कीमत है तो आपको पैसा देना लाजमी समझेगा प्राधिकरण। आज 18,510 में निकाला है, ड्रॉ होने के बाद नेक्स्ट स्कीम में हो सकता है उसी को 22,000 में निकालें। मीटर पे बढ़ रहे हैं 3-4 हज़ार रुपये मीटर। तो ये सब चीजें तो प्राधिकरण के फेवर की हैं। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। इन द केस ऑफ सरेंडर एट एनी टाइम आफ्टर अलॉटमेंट बट बिफोर एक्सपायरिंग ऑफ ड्यू डेट एंड डिपॉजिट ऑफ अलॉटमेंट,
money, then after deducting 10% of registration amount the balance shall be refunded without any interest। बहुत ऑप्शन खोल रखे हैं वापस देने के, बहुत ऑप्शन खोल रखे हैं, कभी भी वापस दे सकते हो, देने के कम ऑप्शन है। तो इसलिए जो आ गया उसको टाइम से पेमेंट करते रहें, बिना ब्याज के पेमेंट करते रहें। अगर 5 दिन बाद पेमेंट आ रही है तो 15 दिन पहले कर दीजिए। ये वो यमुना अथॉरिटी बन चुकी है, कैंसिल नहीं करेगी लेकिन सेफ साइड चलना है। In case of surrender of any time after due date of deposit of allotment money but before execution of lease deed, then after deduction of amount to registration money the balance if any shall be refunded without any interest। बिना ब्याज के वापस कर दिए जाएंगे, जब मन करे आप जब वापस कर देना प्लॉट। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। The date of surrender in the above case shall be the date on which application without photo, cancel check, original allotment letter, original form slip, ID proof is received at the IRDA authority of which no subsequent claim on the basis of postal and other certification will be entered। Cancellation, restoration, overriding power over dormant properties, एग्जीक्यूशन ऑफ लीज डीड, ये सब बाद के पार्ट है। डॉक्यूमेंट चार्ज, मॉर्टगेज, ट्रांसफर ऑफ प्लॉट, ये सब बाद में, पहले प्लॉट तो निकले। लैंड यूज, अदर क्लोज, ये वो प्रमाण पत्र हैं जिनकी हम बात कर रहे थे फार्मर और उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। साथियों, ये जो लोगो है ना, इस लोगो को मैं तो अपनी आंखों में बसा चुका हूं और यही फ्यूचर है। 40 से 50 साल कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी हमारा कैरियर यहीं पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो है काम करने के लिए, आप लोगों की सेवा करने के लिए 40 साल हमें दिख रहे हैं। फ्यूचर इज हेयर। ईडा में हम आपकी 40 साल तक हेल्प कर सकते हैं इस यमुना एक्सप्रेसवे पे। उसके बाद कोई काम नहीं, सब काम बंद, आराम से रिलैक्स। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूपी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। ये इनका एड्रेस है, 1st फ्लोर, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, P2 सेक्टर, Ω1, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। फोन नंबर ये है, टोल फ्री नंबर ये है, वेबसाइट ये है। ये थी हमारी स्कीम की वीडियो। पूरी विज्ञप्ति को बखूबी मैंने आप तक पहुंचाया, एक एक पॉइंट की पारदर्शिता आप तक पहुंचाई। अगर इसमें कोई चीज आपको समझ ना आए तो जल्दबाजी ना करना, हमारे पास कल से लेके 30 दिन है। आराम से एक एक दिन आप इसको R&D करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। कल हम जो वीडियो बनाएंगे, आज पूरी स्कीम की डिटेल हमने आपके सामने बता दिया कि इस तरह से स्कीम आई है, इतने प्लॉट्स हैं, ऐसे ऐसे फॉर्म फिल करना है। कल 2 चीज पे हम काम करेंगे। एक तो आपको फॉर्म फिल करना सिखाएंगे, बट उस फॉर्म फिल करने से पहले आपको लेआउट दिखाऊंगा, आपको वो लोकेशन दिखाऊंगा जहां वो प्लॉट हैं, और उसके बाद फॉर्म फिल कराएंगे। क्योंकि जहां हम फॉर्म फिल करने जा रहे हैं वहां की लोकेशन क्या है, आज की डेट में क्या है लेआउट की लोकेशन, और कैसे फॉर्म फिल करना है, तीनों चीज आपको समझा दी जाएंगी। आराम से आप फॉर्म फिल करके वेट करें 3 महीने का। अगर आपका ड्रॉ में प्लॉट निकल आता है तो आपकी किस्मत बदल गई, और अगर नहीं निकल आता है तो भरना मत भूलना कभी भी, एक ना एक दिन निकलेगा जरूर।
साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे पे गुरुदेव रियल एस्टेट हर पॉइंट पे आपको 100% दे रही है अपना, इसलिए आपका प्यार ऐसा ही हमें मिलता रहे तो बड़े ट्रांसपेरेंसी के साथ एक एक चीज आपको समझाएंगे। आज की वीडियो में सारा कुछ कवर कर दिया स्कीम से रिलेटेड। कल इन तीनों पॉइंटों पे बात करेंगे तो ऑलमोस्ट स्कीम आप तक पहुंच जाएगी और फिर आप धीरे धीरे पर डे इसको भरते चले जाना। आपका प्लॉट निकल आएगा। कोई आगे मदद की जरूरत पड़ती है तो भी यमुना एक्सप्रेसवे पे गुरुदेव रियल एस्टेट आपके साथ खड़ी है। आज की अपनी इस वीडियो को करता हूं समाप्त। कंपनी के 2 नंबर है 9873442971। ये नंबर मिस्टर नरेंद्र यादव जी देखते हैं। मेरा नंबर है 9667519002। मेरा नाम कपिल यादव है। साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे की पूरे यमुना एक्सप्रेसवे की होल जानकारी देने की जिम्मेवारी मेरी है। मैंने प्रॉमिस किया है 40 साल तक आपको इसी यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर परस्पर होता हुआ विकास मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा। मेरी एज है 30 साल और प्लस 40 कर देते हैं 70 साल। उसके बाद आराम से इस यमुना एक्सप्रेसवे पे जो शहर बसा होगा उस शहर के लुत्फ लेंगे हम लोग, आप लोग एक साथ। अभी 40 साल पूरा वर्क करना है आप लोगों के लिए। मिलते हैं कल दूसरे टॉपिक के ऊपर, दूसरी वीडियो के ऊपर। नमस्कार साथियों।